WHO ने ये बोला है कि 2030 तक में एवरी 1 out of 9 people will have some type of the cancer. 3 टाइप के हमने ब्लड कैंसर सुने हैं, दैट इज ल्यूकीमिया, माइलोमा एंड लिम्फोमा। तो ये बेसिकली इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और ये कैसे एक दूसरे से काफी वेरी करते हैं? आप पूरे होमवर्क साथ आए हैं रितिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये क्या जेनेटिक हो सकता है ब्लड कैंसर? 100 में से 97-98% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि जी ब्लड कैंसर भी होता है और उसके बारे में क्या करना होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। पोल्यूशन जो आजकल लोग देख रहे हैं, खान पान में जो लोग आजकल खा रहे हैं, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है और एक्सीलेट कर रहा है ब्लड कैंसर? मैडम ये तो पंडोरास बॉक्स है, सच में मैं बताऊं। 10 लोगों को कैंसर होते हैं, उन 10 में से 3 लोगों को ब्लड कैंसर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यंग प्रोफेशनल्स या यंग यूथ में ल्यूकीमिया का चांसेस काफी ज्यादा हो गया है, ऐसा इसका रीजन क्या है? मैं 2 चीजों के फॉर्मेट में इसका आपको जवाब देना चाहूंगा मैम, कि एक तो गर्दन में गिल्टियां निकल आती हैं, बगल में गिल्टियां निकल आती हैं, अंतरंगों के पास गिल्टियां निकल आती हैं, छाती में आ जाती है, पेट में आती है। ये गिल्टियों वाला जो कैंसर है या गांठों वाला जो कैंसर, इसको डेस्कटॉप पर बैठे बैठे हमने काम करना है, हेल्थ कोशेंट कम है, सैलरी ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से दिस टाइप ऑफ कैंसर आर इंक्रीजिंग। कैंसर से ट्रीटमेंट इंप्रूव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर के लोगों का ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? 2 मेन फैक्टर। हमारा जो ब्लड कैंसर है क्यूरेबल है या नहीं? इंडिया में कितना चैलेंजिंग है एक मैचफुल डोनर पाना? ब्लड कैंसर, क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कैंसर्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसे कुछ साल पहले तक कई फैमिलीज एक होपलेस डायग्नोसिस के रूप में देखती थी, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इस कहानी को काफी हद तक बदल दिया है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पास्ट में ब्लड कैंसर की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स कैसे हुआ करते थे, आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, टारगेटेड थेरेपीज और कार्टी सेल थेरेपीज जैसे ब्रेक थ्रूज ने पेशेंट आउटकम्स को कैसे बदला है, और आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ब्लड कैंसर केयर को किस दिशा में ले जाने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही एक्सपर्ट लेड हेल्थ केयर कॉन्वर्सेशंस, मेडिकल ब्रेक थ्रूज और पेशेंट अवेयरनेस से जुड़ी इनसाइट डिस्कशंस पसंद हैं तो मेडगेट टुडे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और इसी बेहद महत्वपूर्ण और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे साथ है डॉक्टर मीत कुमार, हु इज द क्लिनिकल डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल। Thank you so much, Doctor, for coming here and being the part of our Healthy Talk Show, which is one of the initiative by Medgate today. Thank you so much. Real pleasure, Ritika. Thank you so much for inviting me. Sir, आप एक हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा स्टार्ट होगा फ्रॉम द बेसिक ओनली। अगर मैं 10 लोगों में से पूछूं कि आप ब्लड कैंसर के बारे में क्या जानते हैं, उसमें से 8 से 9 बोलेंगे हमें नहीं पता। तो बेसिकली व्हाट इज ब्लड कैंसर और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन कैंसर्स? रितिका, थैंक यू सो मच। मैं आपको मतलब बिल्कुल आपने सही बोला कि हमको बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए, और बेसिक से अगर हम लोग स्टार्ट करते हुए बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मतलब मैं आई हैव शॉट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज जिसके अंदर जब हम लोगों ने ना लोगों से बात भी करने की कोशिश करते हैं, इवन जो मीडिया हाउसेस जाकर के लोगों से ब्लड कैंसर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भी आपको ब्लड कैंसर्स के बारे में पता है कि नहीं पता है, 100 में से आप ये मान के चलिए 2 या 3 लोगों को पता होता है। यस। एंड 97-98% लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि जी ब्लड कैंसर भी होता है और उसके बारे में क्या करना होता है, किसी को कोई आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दिस कि जी ब्लड कैंसर को लेकर के अवेयरनेस आज की तारीख में ना के बराबर है। प्रैक्टिकली इट इज क्लोज टू 0, बट इट इज हाई टाइम। 2026 में भी यदि हम लोग ब्लड कैंसर्स के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है कि जी ब्लड कैंसर नाम की भी कोई चीज होती है, इसके ये लक्षण होते हैं, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं या ठीक होने की संभावना क्या है, अगर वो 2026 में हमको बताना पड़ रहा है, दैट मींस वी एज मेडिकल फ्रेटर्निटी आर फीलिंग। यस, एग्जैक्टली। योर प्लेटफॉर्म, द मेडगेट प्लेटफॉर्म, आई रियली sort of look forward to, in the sense कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए it is the right platform, we can create the right messaging to the right people by reaching to the masses कि जी ब्लड कैंसर क्या होता है, किस तरह से पहचाना जा सकता है, सही टाइम पर ट्रीटमेंट क्या होगा, आगे के ट्रीटमेंट्स क्या होंगे, वो सारी की सारी जानकारियां देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको भी शायद जानकर के हैरानी हो,
WHO ने ये बोला है कि 2030 तक में 2030 तक में every 1 out of 9 people will have some type of the cancer. मतलब आप ये मान के चलिए इस कमरे में यदि हम लोग 30 लोग बैठे हैं तो 30 में से 4 लोगों को कैंसर्स होंगे, और वो किसी भी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। दूसरा फैक्ट, सेकंड फैक्ट, यदि 10 लोगों को कैंसर होते हैं उन 10 में से 3 लोगों को ब्लड कैंसर होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्लड कैंसर का प्रचलन जो है 30% ऑफ टोटल कैंसर होता है। 1/3 ऑफ टोटल कैंसर्स इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इज 30%। 100 लोगों को कैंसर है, उसमें से 30 लोगों को ब्लड कैंसर होगा। इट इज नॉट एन अनकॉमन थिंग इन एनी वे, इट इज नॉट अनकॉमन इन एनी वे। इसके बारे में जानना लोगों को अत्यावश्यक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जागरूकता यदि नहीं हुई तभी हम लोग ट्रीटमेंट्स में फेल करते हैं। डेफिनेटली, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम यही जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे इनमें डेवलपमेंट हुए हैं और कैसे हम अवेयरनेस ज़्यादा फैला सकते हैं। तो दूसरा चीज़ सर मैंने इसी क्वेश्चन में ऐड किया था कि ये दूसरे ऑर्गन कैंसर से कैसे अलग होता है। देखिए, मतलब जो अगर हम लोग सबसे कॉमन कैंसर्स की इस बॉडी के अंदर बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर चाहे वो लंग कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो, लिवर के कैंसर्स हो, ये सारे के सारे रिलेटिवली कॉमन टाइप के कैंसर्स में से आते हैं। जो इस प्रकार के कैंसर्स होते हैं दे आर यूजुअली लिमिटेड टू, इन एटलीस्ट द इनिशियल फेजेस दे आर लिमिटेड टू देयर ओन ऑर्गन्स। अगर हम लोग बात करते हैं कि इन सारे के सारे ऑर्गन्स को जोड़ने वाला ऑर्गन कौन सा है, तो बॉडी के अंदर एक ही ऑर्गन है जी, वो ब्लड है। ब्लड इकलौता ऑर्गन है जो कि सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। सो बाकी ऑर्गन से जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जी बाकी ऑर्गन्स और ब्लड कैंसर के, जो ब्लड एज एन ऑर्गन हम लोग देखें और उसके कैंसर को देखें तो क्या फर्क है जी, सॉलिड ट्यूमर ऑर्गन्स एंड लिक्विड ऑर्गन्स। सॉलिड ट्यूमर ऑर्गन्स के कैंसर्स यूजुअली इन द अर्ली स्टेजेस दे आर लिमिटेड टू देयर ओन ऑर्गन्स, एज कंपेयर टू दैट ब्लड कैंसर के ऑर्गन्स, ब्लड जहां जहां पर है वो पूरे सब जगह पर है, तो टेक्निकली इट इज स्प्रेड एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन हमसे बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि जी स्टेज क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल पूछता हूँ कि जी जैसे लिवर के कैंसर का है या ब्रेस्ट के कैंसर का, वो कितना शरीर में फैला हुआ है उसके हिसाब से उसका स्टेजिंग डिसाइड होता है। बिल्कुल। अब वो पूछते हैं कि जी मेरे को तो AML है, मेरा ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर का स्टेजिंग कैसे होगा, भी वो तो पूरे शरीर में है। तो हमारा जवाब उनके लिए यही होता है कि जी ब्लड जो है वो पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो उस तरह की जो कन्वेंशनल स्टेजिंग हम लोग सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यूज करते हैं, उस तरह की स्टेजिंग सिस्टम या बॉडी में कितना फैला हुआ है उस प्रकार का स्टेजिंग सिस्टम ब्लड के किसी भी कैंसर के लिए हम लोग नहीं यूज कर सकते। ओके, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलरेडी सब जगह फैला हुआ है। ओके सर, इसमें 3 टाइप के हमने ब्लड कैंसर सुने हैं, दैट इज ल्यूकीमिया, माइलोमा एंड लिम्फोमा। तो ये बेसिकली इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और ये कैसे एक दूसरे से काफी वेरी करते हैं? आप पूरे होमवर्क के साथ आए हैं रितिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सो व्हाट आई मीन टू से कि जी ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस दुनिया के अंदर ब्लड कैंसर के 3 ही टाइप्स, चौथा कोई टाइप ही नहीं है। 3 ही टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं इस दुनिया में। उसमें से सबसे कॉमन टाइप का जो कैंसर होता है वो होता है मल्टीपल माइलोमा। ओके, मल्टीपल माइलोमा क्या होता है कि जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर दीमक लग जाता है। बिल्कुल। मल्टीपल माइलोमा को हम लोग हड्डियों का दीमक कहते हैं, यानी कि जो बोन्स हैं उस बोन्स के अंदर यदि दीमक लग जाए उस कैंसर का नाम मल्टीपल माइलोमा है। जिस तरह से लकड़ी में दीमक लगने से लकड़ी खोखली हो जाती है, टूट सकती है, उसी प्रकार से मल्टीपल माइलोमा नाम का दीमक यदि हड्डियों में लग जाए तो वो हड्डियां टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट एंड मैसेज है कि किसी भी व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड फ्रैक्चर्स अगर हो रहे हैं, ओके, प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट इट, इट कैन बी अ मल्टीपल माइलोमा। तो अपने डॉक्टर से पूछें कि जी मेरा फ्रैक्चर क्यों हुआ, मेरे को तो कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, मैं तो कहीं गिरा नहीं, मेरे को कोई जोर से चोट नहीं लगी, फिर मेरे को फ्रैक्चर कैसे हो गया। अगर फ्रैक्चर किसी को है वो मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं करें। बिल्कुल। सेकेंड टाइप का जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो होता है लिम्फोमा। हमने सुना होगा गिल्टियों के बारे में, कि गर्दन में गिल्टियां निकल आती हैं, बगल में गिल्टियां निकल आती हैं, अंतरंगों के पास गिल्टियां निकल आती हैं, छाती में आ जाती है, पेट में आती है। यह गिल्टियों वाला जो कैंसर है या गांठों वाला जो कैंसर है, इसको हम लोग लिम्फोमा कहते हैं। ओके, गिल्टियों वाला कैंसर यानी कि लिम्फोमा। लिम्फोमा के अलग अलग प्रकार होते हैं जी, हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस, बहुत सारे उसके करीबन 30-35 प्रकार के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पर जहां पर भी गिल्टियां होती हैं उस प्रकार के कैंसर को हम लोग लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर जिसकी हम लोग बात करते हैं वो ल्यूकीमिया होता है।
ल्यूकीमिया अपने आप में यदि हम लोग बात कर रहे हैं वो भी अपने आप में करीबन 10 से 12 अलग अलग प्रकार का होता है, पर अगर हम लोग इस दुनिया के अंदर सबसे तेज प्रकार के कैंसरों में बात करते हैं, सबसे तेज प्रकार के कैंसरों का मतलब ये होता है कि वो प्रकार के कैंसर जिसका यदि हम लोग इलाज सही समय पर शुरू ना करें तो उस प्रकार के व्यक्ति को शायद बचा पाना संभव ही नहीं है। मतलब आप मान के लिए कुछ जिसका जो सर्वाइवल होगा अगर इलाज के बिना जिनका सर्वाइवल कुछ दिनों से हफ्तों में होगा, उस प्रकार के कैंसर का नाम होता है ल्यूकीमिया। और वो जो ल्यूकीमिया अलग अलग प्रकार का, उसमें भी सबसे तेज प्रकार के जो लिम्फोमा होते हैं वो या तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होते हैं एंड दे आर वेरी कॉमन, आई मस्ट टेल यू, और टी सेल एएलएल होते हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर्स में शामिल होते हैं। तो इन प्रकार के कैंसर्स के अंदर हम लोग प्रिसाइजली बोलते हैं जी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी एएमएल है क्या करें। मैंने बोला कि आपने जो भी करना है जल्दी करना है, चलो हम आपके इलाज को लेकर के डिस्कशन कर ले, अगले आधा घंटा हम लोग बैठेंगे आपके साथ, पौना घंटा बैठ करके आपको सारी रूपरेखा समझा देंगे। बट आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है, इसका इलाज परसों से शुरू नहीं होगा, आज या कल से शुरू होगा। बिल्कुल उसके अंदर डिले करना बिल्कुल जो है एडवाइजेबल हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं होता है। तो ये 3 प्रकार के कैंसर्स हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, हर एक का अपना अपना इलाज होता है, और मेरे ख्याल से हम लोग बात करेंगे कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल। सर ये क्या जेनेटिक हो सकता है ब्लड कैंसर? मैडम 1% या उससे कम लोगों के अंदर ब्लड कैंसर जेनेटिक हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 100 लोगों को यदि ब्लड कैंसर है उसमें से 1% का कैंसर जेनेटिक हो सकते हैं। अच्छा, जेनेटिक भी मेरे को लगता है हम लोग आज की तारीख में जो हमारे मित्र हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताना चाहते हैं कि जेनेटिक भी ना, मतलब हमसे भी लोग पूछते हैं तो इसलिए हमें समझ में आने लगा है कि जेनेटिक को भी हम लोग 2 तरीके से देखना चाहिए। एक होता है अनुवांशिक, अनुवांशिक का मतलब होता है कि जी फैमिलियल जो चल रहे हैं कैंसर, और दूसरा होता है जेनेटिक, यानी कि मतलब कि जेनेटिक चेंज की वजह से जो कैंसर बनते हैं। तो अगर हम लोग पहले वाले अनुवांशिक प्रकार के कैंसर की बात करें, एंसेस्ट्रल कैंसर की बात करते हैं ब्लड कैंसर में, उसका जवाब मेरा 1% है। पर यदि हम लोग जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज की वजह से जो कैंसर होते हैं वो तो आप ये मान के चलिए 90% से ऊपर वैसे ही जेनेटिक होते हैं। क्योंकि कैंसर की जो उत्पत्ति होती है, हम लोग शायद प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे, बट कैंसर की जो उत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कोई ना कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। exactly. और उस चेंज को बॉडी करेक्ट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो जेनेटिक चेंज बढ़ते 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 कैंसर को धारण कर। अंडरस्टूड। तो जेनेटिक चेंज तो हर कैंसर में होता है, हर कैंसर में, चाहे हम उसको पकड़ पाए या ना पकड़ पाए। अगर फैमिली हिस्ट्री से देखें तो वो 1% चांसेस है। ओके। एंड सर हमारी लाइफस्टाइल लाइक द पोल्यूशन जो आजकल लोग देख रहे हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया, खान पान में जो लोग आजकल खा रहे हैं, ये कैसे इफेक्ट कर रहा है और एक्सेलेट कर रहा है ब्लड कैंसर? मैडम ये तो पंडोरास बॉक्स है, सच में मैं बताऊं। मतलब दिस इज अ टॉपिक दैट इज नेवर एंडिंग। भाई आप इसके अंदर इफ यू आर ट्राइंग टू से कि जी भाई अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसके अंदर एनवायरनमेंट का रोल आ गया, पोल्यूशन का रोल आ गया, पेस्टिसाइड का खाने में रोल आ गया, जो हम लोग पीएफएस परफ्लोरोकार्बन, भाई जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल, इसके ऊपर मेरे ख्याल से पीएफए की कोटिंग होती है, जो ये फर्नीचर मटेरियल होता है, जो भी शाइनी एंड ग्लॉसी मटेरियल होता है उसको पीएफए की कोटिंग होती है। हर एक चीज जो हमारे एनवायरमेंट में हमको एक्सपोज कर रहे हैं केमिकल्स के रूप में, दे आर सम वे कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन द बॉडी। ओके। नॉट ओनली दिस, बट जो हमारी हैबिट्स हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, डेस्कटॉप पर बैठे बैठे हमने काम करना है, एंड चलो सैलरीज ज्यादा है बट हेल्थ कम है, हेल्थ कोशेंट कम है, सैलरीज ज्यादा है, उसके चलते भी मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से दिस टाइप ऑफ कैंसर्स आर इंक्रीजिंग। वर्क लाइफ बैलेंस इज कंप्लीटली इन शैटर्स। रात को जागना है, दिन में सोना है, जंक फूड पर जिंदा रहना है। तो इस तरह की सारी चीजें लाइफस्टाइल के अगर हम लोग पार्ट देखते हैं, दिस इज एज आई सेड इट्स इन पंडोरास बॉक्स। इसको हम लोग हर एक चीज का देयर इज, मतलब आज की तारीख में स्टडीज हो गई है कि हर एक का कैंसर डेवलपमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। सो देयर इज गुड अमाउंट। अब भाई अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स इन द पॉपुलेशन जनरल। हम लोग क्यों बात करते हैं कि जी कैंसर बढ़ रहा है। आप किसी से भी बात करके देखिए, भाई आप ये मान के चलिए, हम लोग गाँव कुछ जो मतलब रूरल एरियाज है वहां पर भी जाके बात करते हैं, वहां पर तंबाकू का प्रचलन कितना है। बिल्कुल। मतलब हुक्के के बिना उनकी सुबह नहीं होती, रात नहीं होती, दिन का खाना नहीं होता, रात का खाना नहीं होता। तो तंबाकू जैसी चीजों को, हुक्के जैसी चीजों को मतलब प्रचलन वो भी टाइम के साथ बढ़ रहा है, एंड स्लोली एंड स्टेडीली दीज आर बिकमिंग, अब तो अर्बन सिटीज के अंदर भी हुक्कास आर बिकमिंग मोर ऑफ ट्रेडिशनल एंड ट्रेंडी थिंग्स। कल्चर का पार्ट बना के उनको रखा। सो ये सारी की सारी जो चीजें ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, और ये हर एक चीज जो हमारे को केमिकल एक्सपोजर्स की तरफ लेके जा रही है इन व्हाटएवर फॉर्मेट, दीज आर इन सम वे और द अदर कंट्रीब्यूटिंग टू द जेनेटिक डैमेज इन द बॉडी, और उसी जेनेटिक डैमेज के चलते इस प्रकार के कैंसर्स के इंसिडेंस बढ़े। यस सर, एक स्टडी में पढ़ी थी, उसमें ये देखा गया कि यंग प्रोफेशनल्स या यंग यूथ में ल्यूकेमिया का चांसेस काफी ज्यादा हो गया है। ऐसा इसका रीजन क्या है?
मैं दो चीजों के फॉर्मेट में इसका आपको जवाब देना चाहूंगा मैम कि एक तो बट ऑब्वियसली यूथ आर द मोस्ट स्ट्रेस्ड पीपल ओके। टुडे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस अगर किसी को है 25 से 40 साल की उम्र वालों को सबसे ज्यादा है। मैं समझता हूँ चलो 45 मान, एआई चलने के बाद तो यूथ को और ज्यादा प्रेशर हो गया। या सो ये जो स्ट्रेस फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, दैट इज वन, बट ऑब्वियसली इट इज कंट्रीब्यूटिंग। दूसरी एक चीज है, मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टडी कोट करूंगा, मतलब 2022 में शायद ये स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर एक स्टडी की गई, द प्रिवलेंस और नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कैंसर डेथ्स ओके। इन टू डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल रीजन्स। एक उसमें उन्होंने ली भिवाड़ी और दूसरा रूरल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। ओके। जो भिवाड़ी के अंदर कैंसर डेथ्स दिल्ली के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा थे। 2.5 गुना ज्यादा थे। रीजन, भिवाड़ी इज अ इंडस्ट्रियल हब। ओके। केमिकल एक्सपोजर वहां पर जितना है ज्यादा है। उतना दिल्ली के रूरल एरिया में नहीं है। हम्म। सो जहां पर भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज्यादा होगा, इट इज नाउ प्रूवन कि वहां पर कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेटेड आउटकम्स खराब होंगे। ओके। So तो दिस इज अगेन इम्पैक्टिंग द यूथ। yes, exactly. And youth are the future of any nation, not only India but any nation. सर, अब हम बात करते हैं some of the symptoms कि अगर कुछ कुछ ऐसे symptoms हैं जो आपको warning signs दे रहे हैं that you might be having the blood cancer. What are these? रितिका जी, मतलब मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि सिम्टम्स बहुत ही ज्यादा वेरिड होते हैं। मतलब इट इज अनलाइक द अदर टाइप ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर जैसे कैंसर्स के अंदर सिम्टम्स होते हैं, उसके जैसे बहुत ज्यादा नहीं होते। बट जो उसमें इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू जो ब्लड को हम लोग सपोज करो टेस्ट कर, मैं थोड़ा सा डिटूर कर रहा हूँ इसके अंदर, जो ब्लड को टेस्ट करके देखते हैं तो उसके अंदर जो हम लोग 3 पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेते हैं, लाल खून कितना है, पीला खून कितना है, सफेद खून कितना है। लाल खून इज हीमोग्लोबिन, पीला खून इज प्लेटलेट्स एंड सफेद खून इज डब्ल्यूबीसी काउंट। हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ अ सीबीसी रिपोर्ट और अ ब्लड हेल्थ रिपोर्ट। तो उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, सो दीज आर द यूजुअल सिम्टम्स दैट मैनिफेस्ट इन फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर्स। अब किसी के प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो क्या होता है, हमको पता है प्लेटलेट का काम होता है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर किसी व्यक्ति के प्लेटलेट कम हो जाते हैं किसी कैंसर की वजह से, ब्लड के कैंसर की वजह से या और किसी कारण से, तो उनको अलग अलग वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। आंखें लाल हो गई हैं, आंखों में ब्लीडिंग है, नाक से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है, स्किन पर लाल काले धब्बे पड़ रहे हैं, है ना, तो इस लैट्रिन काली हो रही है, पेशाब लाल हो रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी ब्लीडिंग के सिम्टम्स है, दैट इज वन अर्लीस्ट इंडिकेटर कि जिससे संदेह करता है लोग कि नहीं यार कि कुछ गड़बड़ है। खांसी में खून आ रहा है, बिल्कुल। किसी को लॉस ऑफ एनर्जी है कि जी मैं तो पहले 10 सॉर्ट ऑफ सीढ़ियाँ चढ़ लेता था, अब मैं 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ करके मेरी सांस फूल जाती है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो हीमोग्लोबिन कम है और हीमोग्लोबिन कम होने का कारण है कैंसर हो सकता है। ओके। सो हीमोग्लोबिन कम होने का इंडिया के अंदर 60% फीमेल्स को और 45% पुरुषों को इंडिया के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है नॉर्मल रेंजेस के मुकाबले। Exactly. 60% females and 45% males to have a low hemoglobin. But one of the causes for low hemoglobin, apart from iron की कमी होना है, that is blood cancers. Okay. ठीक है, किसी को सांस unnecessarily फूल रही है भाई, unexplained reason से, हड्डियों में दर्द है, abdominal पेन, स्टमक में पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की कोई भी सिम्टम्स अगर परसिस्ट करते हैं, तो मैं हर एक को एक ही चीज इसका निष्कर्ष के रूप में एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि जी किसी भी प्रकार का सिम्टम जो बार बार हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, आप पैरासिटामोल खाते हो, ठीक हो जाता है, वापस आ जाता है। वजन आपका है कि आप जी डाइटिंग नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज एक्सेस में नहीं कर रहे, फिर भी वजन कम हो रहा है और कम ही होता जा रहा है, यू हैव टू बी वॉचफुल। बोनी पेन्स, शरीर के जोड़ों में या हड्डियों के अंदर दर्द है जो कि आप दवाई खाने से ठीक तो हो जाता है पर वापस वैसा का वैसा हो जाता है। इस प्रकार का कोई भी सिम्टम आपका जिसको आप टेम्परेरीली मेडिसिन से रिलीव कर लेते हो पर वो सिम्टम वापस आ जाता है, उस चीज को प्लीज 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 नजरअंदाज ना करें। वो किसी न किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिले। तो इट मींस दीज आर द साइंस व्हिच वी कैन नेवर इग्नोर। एब्सोल्युटली। और एक से बोला जाता है कि ब्लड कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका बिना सिम्टम के ही आपको लगेगा भी नहीं कि कुछ हो रहा है और आपको ब्लड कैंसर निकल जाएगा। सो ये मैडम आपने बहुत ही सटीक बात बोली है और इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने 3 प्रकार के कैंसर्स की बात करी जी, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा। यस। इसमें से हमने बात किया जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर्स होते हैं वो ल्यूकेमिया होते हैं। ल्यूकेमिया इतने तेजी से बढ़ते हैं कि जी पेशेंट को सिम्टम आने से पहले वो कैंसर फैल चुका होता है पूरी बॉडी के अंदर और पूरे ब्लड के अंदर। सिम्टम तक नहीं आते हैं उससे पहले उतना ज्यादा स्पीड से बढ़ता है वो। तो दैट इज द रीजन जो आपके सवाल का जवाब है कि जी क्यों ऐसा होता है कि जी सिम्टम आते नहीं है और डॉक्टर के पास गए उन्होंने बोल दिया जी कैंसर है। इसी कारण से होता है कि कैंसर्स इतने तेजी से, कुछ कैंसर इतने तेजी से फैलते हैं, सिम्टम आने का समय नहीं देते हैं और वो फैल चुके होते हैं। जैसा आपने बोला, ये भी बहुत आजकल के वर्क लाइफ में सबको स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है। जैसे आपने बोला कि हमें कभी भी जैसे रिपीटेडली आना चाहिए, तो हमें
हरदम सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स हैपनिंग अगेन अगेन. डू नॉट निग्लेक्ट मैम. मतलब Yes. एआई का जमाना आने वाला है. एआई के अंदर बहुत सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि एआई विल बी एबल टू ड्राइव इन अ पॉजिटिव इंपैक्टफुल मैनर इंक्लूडिंग द मेडिकल एस्पेक्ट्स. ऑल्दो चलो हम लोग उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बात नहीं करते हैं. बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है. लेट अस नॉट टॉक अबाउट दोस थिंग्स. बट यस, व्हाट आई मीन टू से कि AI will possibly play in a very good and constructive role in the times to come, in terms of it will help the people to identify the right symptoms so that they will be able to go to the sort of relevant doctors in time. And sir, क्या हम CBC या नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट से भी ब्लड कैंसर का पता लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. मैंने वही आपको बताया ना कि जी प्लेटलेट कम हो गए, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन कम है, WBC ज्यादा है, WBC कम है, इस प्रकार के कोई भी CBC के अंदर. सो इसके अंदर में मेरा एक बड़ा एक सिंपल सा निवेदन रहता है. हमारे जितने भी कलीग्स होंगे या मतलब हमारे मित्र होंगे जो इसको देखेंगे, CBC की रिपोर्ट के अंदर यदि कुछ भी लाल काला पीला दिखाई दे रहा है, हर एक प्रिंटर अलग होता है. किसी लैब के अंदर जो इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं वो लाल में दिखाई देते हैं, किसी में पीले में दिखाई देते हैं, किसी काले में दिखाई देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं. सो इसीलिए मैं बोलता हूँ किसी भी CBC की रिपोर्ट में लाल काला पीला दिखाई दे रहा है, प्लीज कंसल्ट योर नियरेस्ट हेमेटोलॉजिस्ट और गो टू सॉर्ट ऑफ इंटरनेट पर जाकर के ढूंढिए कि आपके नजदीक में हेमेटोलॉजिस्ट कौन है, उसके पास जाकर के जरूर एक बार दिखाइए. क्या सर चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके रिपोर्ट में एवरीथिंग इज नॉर्मल बट स्टिल यू कैन हैव द कैंसर? कुछ तरह के कैंसर्स में रेयरली इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, स्पेशली लिम्फोमास के अंदर. जैसे गिल्टियों वाले कैंसर होते हैं, वो जब तक गिल्टियों से निकल के ब्लड में नहीं आते हैं तब तक वो हो सकता है कि ब्लड के CBC के पैरामीटर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करें. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स समथिंग डायग्नोसिस. अब जब हमने रिपोर्ट की बात कर ही ली है, तो ऐसे क्या क्या हमारे पास उपचार और आई विल से डायग्नोसिस मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में कि ब्लड कैंसर है कि नहीं? मैडम हम मतलब आई वुड सी इट एज कि मतलब आई थिंक मतलब जिस हम लोग सीनियरिटी के लेवल पे आज की तारीख में बैठे हैं, हम लोगों ने पिछले 1 से 1.5 दशक में तो काम देखे हैं कि किस तरह से इवॉल्व हुए हैं. Yes. बट हम लोगों ने पढ़ाई मेरे ख्याल से उस टाइम की भी कर रखी है जब इस दुनिया के अंदर कैंसर शुरू हो रखे थे. तो हम लोगों ने पूरी स्पेक्ट्रम कम से कम शुरुआत से लेकर के आज तक हमको ये पता है कि जी भी इवोल्यूशन कैसे हुआ है कैंसर का, डायग्नोसिस को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के. एंड नाउ वी आर फॉर्चुनेट, वी आर एबल टू फोरसी द फ्यूचर आल्सो. यस एग्जैक्टली. सो दैट मेक्स अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि जी भाई आज से 20-25 साल पहले क्या होता था कैंसर्स को पकड़ने और ट्रीटमेंट के मामले में, आज हम लोग क्या कर रहे हैं और वो पिछले 20-25 सालों के पहले जो डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज थी उससे कैसे डिफरेंट है. यस. एंड मोर इम्पोर्टेंटली what is the message for the future? Yes. And what it means is कि जी भाई अगर आज से 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद कैंसर्स का, ब्लड कैंसर्स का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टुडे. बिकॉज हम लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वी आर इनटू दिस सब्जेक्ट. हम लोग, मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि हम लोग खाते भी हेमेटोलॉजी है, पीते भी हेमेटोलॉजी है, सोते भी हेमेटोलॉजी है, हमें वही आता है और कुछ नहीं आता हमें. सो हम उसका पास्ट एंड प्रेजेंट को, मतलब पास्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं और फ्यूचर धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हैं. 1980 या 85 के दशक की बात करें और उसको यदि हम लोग कंपेयर करें 2025 आज की तारीख में या 26 की तारीख में, कि जी भी उस समय पर और इस समय पर, इन दोनों दौरों के अंदर, ये दौर ही अलग, उस समय पर डायग्नोसिस कैसे होते थे, आज कैसे होते हैं. 1980-90 के दशक के अंदर डायग्नोसिस होते हैं माइक्रोस्कोप पे. माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि जी एक लेबोरेटरी होती थी, लेबोरेटरी के अंदर कोई किसी व्यक्ति का ब्लड का सैंपल दिया गया, 2 दिन के बाद उनके स्लाइड्स बनी, उसके 2 दिन के बाद माइक्रोस्कोप में लगी और वहां पर उस टाइम पर जो भी उस टाइम के सीनियर डॉक्टर्स या पैथोलॉजिस्ट होते थे वो स्लाइड में देखते थे. उनको भी डाउट होता था कि जी कैंसर है कि नहीं है, बट उसके बेसिस पर वो 4 लोगों से और बात करके, जिसमें 1 हफ्ता और निकल जाता था, फिर ये डायग्नोस बनाते थे कि जी कैंसर हो सकता है. तो सर इससे तो डिले इतना ज्यादा होगा कि भगवान ना करे अगर ल्यूकेमिया होगा फिर तो वेरी लेस चांसेस. अंडरस्टैंडेबल. ये 1980-85 के दशक में यही होता था. जी डायग्नोसिस, प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस दे दिया गया कि जी ल्यूकीमिया है. ओके. अब वो ल्यूकीमिया की रिपोर्ट 3 दिन के बाद क्लिनिशियन के पास पहुंचती है कि पेशेंट तो कहीं और रहते हैं, उनको ल्यूकीमिया का मतलब नहीं पता है. ब्लड कैंसर की अगर आज की तारीख में अवेयरनेस इतनी कम है तो उस टाइम पर तो सोचिए क्या ही होगी, ना के बराबर, है ना. लोग आते होंगे सुनकर, अच्छा ल्यूकीमिया है जी, क्या करना है. तो मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया होता था तो इतना लंबा समय लग जाता था डायग्नोसिस कर करके किसी न किसी एक नतीजे से पहुंचने पर कि जी करना क्या है. अच्छा उसके बाद डायग्नोसिस हो गया और डायग्नोसिस होने के बाद भी जो उस समय पर इलाज थे इसेंशियली कीमोथेरेपी.
कीमोथेरेपी आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं जी कीमोथेरेपी, अगर हम लोग पब्लिक में जाकर ये पूछेंगे जी कीमोथेरेपी के नाम से, भाई लोग कैंसर के नाम से नहीं डरते, कीमोथेरेपी के नाम से डरते हैं। बिल्कुल। और उस समय पर कीमोथेरेपी के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन ही नहीं था, जिसमें अब ये लोग बात कर रहे हैं 80 से 90 के दशक की। तो उसके बाद फिर उनको कीमोथेरेपियां दी जाती थी, अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी, जिसमें हैरानी की बात ये होती थी कि जी कीमोथेरेपी देने के बाद कैंसर ठीक होता था कि नहीं होता था, बट कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से मरीज जरूर टूट जाता था। सो दैट इज अ रियलिटी, वो हम लोग कुछ दशक पहले तक भी देखते थे। ये हुआ उस समय की बात। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 2026, आज की तारीख में क्या होता है? The scenario as compared to 25-30 years back, it is much better. Why do we say it is much better? जो पहले डायग्नोस्टिक तक पहुंचने में, कि जी ब्लड कैंसर है, वहां तक पहुंचने में जिसमें 1 महीना 2 महीना का समय लग जाता था, आज की तारीख में हम लोग 24 घंटे में ये जवाब दे पाते हैं, या 48 घंटे में ये जवाब दे पाते हैं जी कैंसर है कि नहीं है, और अगर है तो स्पेसिफिकली किस प्रकार का है। इन टोटल अगर हम लोग ब्लड बात करते हैं तो ब्लड कैंसर करीबन 50 से ऊपर प्रकार के होंगे। तो इनमें से कौन सा है और किस प्रकार का है, इसका जवाब 24 से 48 घंटे में आज की तारीख में हम लोग दे पाते हैं। ये हो गया एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक्स, जिसका मतलब हो गया कि पहले जो माइक्रोस्कोप के बेसिस पर डायग्नोसिस होता था, आज की तारीख में उससे एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। फ्लो साइटोमेट्री की टेक्निक है, हमारे पास जेनेटिक्स की टेक्निक है, जिसके बेसिस पर आइडेंटिफाई ये किया जा सकता है कि जी कैंसर है कि नहीं है, और अगर है तो किस प्रकार। बिल्कुल। दिस इज फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे। ट्रीटमेंट के मामले में यदि हम लोग बात करते हैं, जो पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई उस समय पर सिर्फ और सिर्फ कीमोथेरेपी, जिसको जो है उस टाइम के जो सॉर्ट ऑफ जो एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे कैंसर के ट्रीटमेंट के, जिसकी वजह से लोगों के फोबिया बन गया जी कैंसर है। तो वो फोबिया एक्चुअली कीमोथेरेपी ने बनाया। यस, कैंसर ने शायद नहीं बनाया, पर कीमोथेरेपी ने जरूर बना दिया। भाई जिंदा रहना मुश्किल, मरना और ज्यादा मुश्किल। यस, उस वजह से कैंसर का एक डर जो है लोगों जनता में में बैठ बस गया, एंड स्पेशली इन द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025-26, आज की तारीख में क्या है कि हम लोग बात करते हैं प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब होता है जी, कि हमारे पास कीमोथेरेपी के अलावा इस प्रकार की दवाइयां हैं जो कि हर एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक है। तो मैं आपको बेसिक्स पहले बताने की कोशिश करता हूँ कि जी कीमोथेरेपी या टारगेटेड मेडिसिन और इम्यूनोथेरेपी में क्या फर्क होता है। कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जी किसी को कैंसर है, उसको दवाई दी, वो शरीर में जाएगी और अच्छे और बुरे सारे कणों को मारेगी, कैंसर के कणों को भी मारेगी और नॉर्मल कणों को भी मारेगी। सो दैट इज कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी जो आज की दवाइयां हैं, ज्यादा कॉमनली यूज होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जी शरीर के अंदर जाएंगी और ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ कैंसर के कणों को मारेंगी, नॉर्मल कणों को या तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी या मिनिमल नुकसान पहुंचाएंगे। सो दैट इज व्हाई दे आर मोर प्रिसाइज, मोर इफेक्टिव एंड विद मिनिमल साइड इफेक्ट्स। तो दिस इज फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2025 के अंदर हम लोग प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब है कि अगर सपोज करो हमारे पास 5 कैंसर के पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल 5 एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया यानी कि AML के पेशेंट आते हैं, हम लोग आज की तारीख में ये बोलना शुरू कर दिया है कि उन 5 लोगों का इलाज हम लोग अलग तरह से करते हैं। क्यों अलग तरीके से करते हैं? हम लोग प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसका ये मतलब हो गया कि उन 5 लोगों का जो AML बना, ब्लड का कैंसर बना, उसमें कौन सा जेनेटिक चेंज हुआ जिसकी वजह से ये कैंसर बना है। तो दिखने में तीनों AML, पर उनका जड़ क्या थी, जिस जड़ से वो शुरू हो रहे हैं, हम उस जड़ को इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग जेनेटिक्स ड्रिवन ट्रीटमेंट, बिल्कुल, और वन साइज फिट अप्रोच जो पहले यूज होता था उससे एकदम दूर हट रहे हैं और अपने आप को एडवांस करके ये प्रोफेशनल कस्टमाइज्ड पेशेंट के हिसाब से बना रहे हैं। Absolutely. This is what is the current approach of personalized oncology, personalized medicine, जिसके अंदर genetic driven ट्रीटमेंट्स आज की तारीख में they are rampantly being used। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंडिया में अगर 100 सेंटर काम कर रहे हैं तो 100 के 100 सेंटर ऐसे काम कर रहे हैं, बट जो अच्छे सेंटर्स हैं 100 में से 10 सेंटर मैं समझता हूँ ऐसे होंगे या 15 सेंटर ऐसे होंगे जो कि जेनेटिक ड्रिवन ऑप्टिमल पर्सनलाइज्ड कैंसर केयर की तरफ बात करके उस तरफ मेहनत कर रहे हैं। Yes. बट अगेन इंटरेस्टिंग थिंग, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करें कि जी 2050 में क्या, दिस इज द एरिया दैट एटलीस्ट वेरी क्लोज टू माय हार्ट टू अंडरस्टैंड कि साइंस इवॉल्व कैसे होती है। एंड आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द डॉक्टर वेयर आई हर्ड कि आने वाले फ्यूचर में आउट ऑफ 10 9 लोग ब्लड कैंसर से ट्रीटेबल हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, और मोर्टेलिटी रेट 1% हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। इज इट ट्रू, और ये इट इज जस्ट लाइक अ फील्ड बैठा रहे बट अभी काम कुछ हुआ नहीं है? रितिका जी, मतलब बहुत ही आपने, मैं ये बोलूँगा, सटीक सवाल पूछा है, और
इसका जवाब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देना चाहूंगा। हम्म किस तरह से एक्सप्लेन करके देना चाहूंगा कि जी आपका तथ्य बिल्कुल सही है, हम्म देयर इज नो डाउट टू फियर। सो मैं ऋतिका जी के माध्यम से, ऋतिका जी के बिहाफ पर बल्कि ये बोलना चाहता हूँ कि अगर 1980 में 100 में से 20 लोग कैंसर सिटी के होते थे, आज की तारीख में हम लोग ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर से 100 में से 60 लोगों को ठीक कर पाते हैं। एंड जो आप पॉइंट बोल रहे हो 2040-2050 के दशक में 100 में से 90 लोग ठीक होंगे ही होंगे। दैट्स ग्रेट, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्टफुल मैसेजिंग है ऑप्टिमिस्टिक। एंड देयर इज रीजन टू सपोर्ट दैट। ओके मैं उस रीजन को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी। व्हाट आर द फैक्टर्स बेसिस विच हम लोग जो इतना क्लेम कर रहे हैं कि जी कैंसर से ट्रीटमेंट इंप्रूव हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैंसर के लोगों को ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? हाँ। 2 मेन फैक्टर्स हैं। वन इज, हम लोग आज की तारीख में भी अगर ये बोल रहे हैं कि जी 48 से 72 घंटे में हम लोग कैंसर के डायग्नोसिस करके ये Yes. पता लगा सकते हैं, देयर आर टूल्स कमिंग अप, देयर आर मोडालिटीज कमिंग अप, जिसके बेसिस पर, एंड इट बिलीव मी कैन बी ट्रू इन रियल सेंस, कि आप घर बैठे बैठे, जैसे आप शुगर के टेस्टिंग करते हो, आप घर बैठे बैठे कैंसर के टेस्ट कर लो। Oh my goodness. That day is probably not very far. So there are tools that are coming, and with the incorporation of artificial intelligence into diagnostics, that means कि जो diagnostic techniques evolve हो रही हैं। पहले के दशक में हम लोग, आप ये मान के चलिए 10 लाख सेल में से एक कैंसर के सेल को पकड़ पाते थे, मतलब ये आज की दशक में हम लोग ये कर पा रहे हैं, 10 लाख सेल में से एक कैंसर के सेल को पकड़ पा रहे हैं। फ्यूचर हमको ये बोल रहा है कि 10 करोड़ या 100 करोड़ के सेल में से भी अगर एक भी कैंसर का सेल है, उसको हम लोग पकड़ पाएंगे। तो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन टर्म्स ऑफ डायग्नोस्टिक्स, जो कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। फास्ट फॉरवर्ड 2040, 2050, ट्रीटमेंट के सेंस में क्या होगा? ये आप मेरी बात थोड़ा सा, मैं मतलब अपने जो आपके माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं ऑडियंस, उनको भी ये चीज़ बड़ा क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि हम लोग पहले के दशक की बात करते हैं, कीमोथेरेपी यूज होती थी। आज के दशक की, प्रेजेंट डे टाइम की बात करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं कि जी भी चलो दवाइयां यूज कर रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी यूज कर रहे हैं, टारगेटेड थेरेपी यूज कर रहे हैं, प्रिसाइजली स्पेसिफिक एंड टारगेटेड मेडिसिन यूज करके, जिनका एफिकेसी ज्यादा है और साइड इफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी कम है, वो दवाइयां यूज कर रहे हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम लोग दवाइयां यूज कर रहे हैं। यस, मेडिसिन। हम लोग दवाइयां यूज कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं। व्हाट इफ समवन टेल्स यू कि 2040 में हो सकता है हम लोग कैंसर को ठीक करने के लिए दवाइयां नहीं यूज करेंगे? So what is the another option in medical apart from the medicine? So that is what is the future. अच्छा, we are looking forward to this kind of treatment की। And what that future is, किसी को कैंसर है, ब्लड कैंसर है, उसके ब्लड में से, जी चलो ब्लड कैंसर तो है ही उसके ब्लड में, पर उसके ब्लड में से हेल्दी सेल्स लेंगे, उन हेल्दी सेल्स को जेनेटिकली ट्रेन किया जाएगा टू फाइट पेशेंट्स ओन कैंसर्स। जेनेटिकली ट्रेन किया जाएगा, लाइक इन द पैथ लैब और समथिंग? ओके। सो आज की तारीख में अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी किसी को यदि कैंसर होता है, वो इसलिए होता है कि उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उस कैंसर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दैट इज द रीजन, वो हम सब मानते हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट मींस उस बंदे की, उस पेशेंट की इम्यूनिटी इस लेवल की नहीं है कि जी उसके शरीर में जो कैंसर डेवलप हो रहा है, उसकी जानकारी के बाहर उसको वो कंट्रोल कर पाए। हाउ अबाउट सेइंग कि भाई जी चलो वो जो कमजोर पड़ी हुई इम्यून सेल्स है, उसको हम लोग बाहर निकालें बॉडी में से, उसको जेनेटिकली रीट्रेन करें। नहीं, आपको इस कैंसर से लड़ाई करनी है, ऐसे भी नहीं भी हर कैंसर से, हर एक कैंसर को, उसके शरीर में जो कैंसर हुआ है उस कैंसर से लड़ने की कैपेसिटी उस इम्यून सिस्टम को दी जाए और वो उसको वापस दिया जाए। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन गोज अवे। आपकी ही बॉडी के सेल्स आपके ही कैंसर से फाइट करने के लिए ट्रेन करके उनको वापस दिया जाएगा। दिस इज द फ्यूचर and what we call as cellular therapy. Okay, cellular therapy. That is what is cellular therapy. उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, चाहे वो जीन थेरेपी आप बोल रहे हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों के लिए आज की तारीख में जीन थेरेपी आ रही है, चाहे आपने सुना होगा कार टी सेल थेरेपी, प्राइमरी एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ये सारे के सारे ट्रीटमेंट्स में कर क्या रहे हैं? पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी को ट्रेन किया जा रहा है जेनेटिकली टू फाइट द बॉडीज ओन डिजीज। दिस इज द फ्यूचर। सेलुलर थेरेपी इज द फ्यूचर। अगले 20 साल के अंदर हम लोग हो सकता है कैंसर के लिए जितनी सारी फैंसी दवाइयों की बात कर रहे हैं, which is very expensive, not at all affordable for the layman. Sorry to disappoint you, but आज की तारीख में जो ये सेलुलर थेरेपीज हैं, ये इससे भी, जो इन मेडिसिन से भी 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट वी हैव टू, सो मतलब जैसे साइंस इवॉल्व होता है मैम, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जी, मर्सिडीज की शुरुआत में कॉस्ट क्या थी, बिल्कुल, और आज की तारीख में कॉस्ट क्या है, और आने वाले फ्यूचर में क्या होगी? जब कंपटीशन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ
the product goes Yes. down. तो अगर So same thing will happen with these type of medicines also. अगर हम कॉस्ट की बात कर ही रहे हैं तो अभी के दौरान जो इम्यूनोथेरेपी चल रहा है या पर्सनलाइज्ड केयर चल रहा है, पहले जो हमारा कीमो होता था और आने वाले में क्या कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है अप्रोक्सीमेटली? मैडम ये ना बड़े सब्जेक्टिव टर्म है, एक्चुअली में सब्जेक्टिव चीज है. व्हाई आई विल टेल यू. हम लोग आज के दौर में ये बैठ के बात कर रहे हैं कि जी आज की दवाइयों की कॉस्ट क्या है और जो आगे आने वाली है उसकी दवाइयों की कॉस्ट क्या होगी. सो आगे आने वाली दवाइयां जो इतनी सारी रिसर्च के थ्रू गुजर रही हैं आज की तारीख में, उसकी कॉस्ट आज की तारीख में बट ऑब्वियसली हाई होगी. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे, जो कीमोथेरेपी की हमने बात करी पिछले दशक की, उस दशक में जो उस समय की जो दवाइयां अगर आप आज हम यूज करते हैं, अवेलेबल है वो दवाइयां आज भी अवेलेबल है, कीमोथेरेपी की दवाई अवेलेबल है. आज की तारीख में उनकी दवाइयों की कॉस्ट होगी 10,000 रुपए, जो कि उस समय पर जब वो दवाई आई होंगी मार्केट में उस टाइम पर कॉस्ट कितनी होगी? प्रोबेबली अनअफोर्डेबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. बिल्कुल. सो इट डिपेंड्स, इट्स अ रिलेटिव थिंग कि भाई आज की तारीख में जो सेलुलर थेरेपी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, बट वी नो इंटरनली कि ये आज की तारीख में सेलुलर थेरेपी इज इन द इवोल्यूशन फेज. सो इवोल्यूशन फेज के अंदर जब है तो दीज आर कॉस्टली टुडे. सिमिलरली इम्यूनोथेरेपी इज मोर और लेस एस्टैब्लिश्ड. जब इम्यूनोथेरेपी मार्केट्स में आई थी उस टाइम पर जो उसकी कॉस्ट थी उसके मुकाबले में आज उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/4, 1/5, 1/10 हो गई है. तो the cost over time definitely reduces if they prove the metal of time. That means if they show efficacy, there are multiple players that come, competition होता है, and ultimately product की cost नीचे आ जाती है. That is the principle of the market. वो हर जगह अप्लाई होता है. So the same thing applies. So आज की तारीख में अगर आपका क्वेश्चन ये है कि जी इम्यूनोथेरेपी की रफली कॉस्ट क्या होती है, so again इम्यूनोथेरेपी भी अब इतने बोले आप मान के चलिए एक दशक से तो कम से कम इम्यूनोथेरेपी इवॉल्व होते होते हम लोग 10 साल पहले 15 साल पहले जो इम्यूनोथेरेपी यूज करते थे, आज की तारीख में उसके सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन आ गई है उसी इम्यूनोथेरेपी की, उसी मॉलिक्यूल की. सो फर्स्ट जनरेशन वाली मॉलिक्यूल जो पहले हो सकता है 2 लाख 3 लाख रुपए एक डोज होती हो, आज की तारीख में उसका कॉस्ट हो गया 10,000 रुपए. वुड यू बिलीव इट? वो एक्चुअली में हो गया है. और उसके जो सुपीरियर वर्जन आ गए हैं या मोर एफिकेशियस वर्जन आ गए हैं, दे आर नाउ कॉस्टली, बट ओवर टाइम वो भी कॉस्ट कम हो जाएगी उनकी. सो दिस इज एन इवोल्यूशन फेज एंड इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ टाइम ओनली. एग्जैक्टली. इसके अलावा हम और कुछ बोल नहीं सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कि we are moving towards improvement. Yes. We are moving towards more successes in terms of cancer and blood cancer treatments, and we are moving towards less toxicities, less side effects from these treatments. Yes. That is why we say the future for blood cancer is bright. Any person with blood cancer, हम तो आज भी बोलते हैं कि इतना डिसऑर्डर मत होइए. अगर 100 में से 70 लोगों को 60 लोगों को हम लोग आज की तारीख में भी ठीक कर सकते हैं. मोर रिफाइंड एंड मोर अपडेटेड ट्रीटमेंट्स के साथ, जो कि हम लोग 100 में से 90 बोल रहे हैं. क्या हो सकता है? टारगेट इज 100 out of 100. Maybe. Someday it is definitely going to happen. Yes. आज नहीं तो कल होगा ही होगा ये चीज. तो that is why we say thanks to all the research people who are sitting at different places across the globe, day and night they are working. हम लोग तो चलो implement कर रहे हैं खाली उनकी research. We are the executors. We are the executors. But thanks to all those people, all those sort of scientists, research, बिल्कुल. even the companies who support this type of research, all those actually deserve sort of respect कि भाई उन लोगों ने साइंस को इस लेवल तक लेकर आ गए कि हम लोग now we are able to implement that at the ground level and cure many more people, and in the future we may be able to cure much more people. Exactly. अभी सर आप जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने बोला था ना कि कीमोथेरेपी को लोगों ने एक फियर बना रखा है. वैसे एक और टर्म है दैट इज बायोप्सी. बायोप्सी भी नाम सुनते हैं ना तो लोगों को लगता है कि यार कहीं कैंसर तो नहीं हो गया. तो बोन मैरो बायोप्सी से हर फैमिली मेंबर डर जाता है. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम करते क्या है, और इज इट पेनफुल, और मतलब कैसे होता है ये? मैडम आपने ना बहुत एक्चुअली वैलिड पॉइंट बोला ये भी कि बट अगेन आई वुड से कि कुछ चीज़ें रियली फियरफुल होती हैं और कुछ चीज़ें फॉल्सफुली फियरफुल होती है. ओके. सो रियली फियरफुल जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हम लोग जब देखते हैं, भाई हम लोग भी 15 साल से काम कर रहे हैं, 17 साल से काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी जब देखते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स शुरुआत में जब देखते हैं तो दे आर रियली, भाई यू माइट बी सरप्राइज्ड एंड सॉर्ट ऑफ आई विल बी अपोलोजेटिक टू इन्फॉर्म कि अगर 100 लोगों को कैंसर होता है और उनकी सपोज करो 100 लोगों की कैंसर के इलाज के दौरान में जान जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 60 लोगों की जो जान जाती है वो कैंसर से नहीं बट उसके साइड इफेक्ट से जाती है, इलाज के साइड इफेक्ट से जाती है. 40 लोग ही होंगे जिनका हम लोग कैंसर ठीक ना कर पा रहे हो और वो कैंसर से उनकी जान जाए. 60 लोगों की जो जाने जाएंगी वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे किसी ऑर्गन्स के ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो, या ऑर्गन टॉक्सिसिटी हो, या किसी और प्रकार का इफेक्ट पड़ा हो जिसकी वजह से उनकी जाने जाती है. तो 100 में से 60 लोगों की जाने कैंसर से नहीं जाती, कैंसर होने के बावजूद भी उसके इलाज से जाती है. दैट इज द रियलिटी. उस कीमोथेरेपी के टाइम पर ये इससे और जाता था, 80% लोगों की जाने चली जाती थी कैंसर के इलाज से. सो व्हाट आई मीन टू से कि chemotherapy does have side effects, and that is that
दैट इज व्हाई वी ट्राई टू टेल पीपल टुडे, अगर आज की तारीख में मैं ओपीडी में बैठा हूँ तो अगर कैंसर के 100 मरीज देखते हैं हम लोग, तो 100 में से हम लोग कोशिश करते हैं कि 70 या 80 लोगों को बिना कीमोथेरेपी की ट्रीट करें। 20 लोग ऐसे होंगे जिनको कीमोथेरेपी के अलावा जिनके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट 70-80 लोगों को बिना कीमोथेरेपी यानी कि इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी से ही ट्रीट करके उनको ठीक कर पा रहे हैं। साइड इफेक्ट जीरो, एफिकेसी ज्यादा, बट ऑब्वियसली सो दिस इज द एडवांसमेंट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई कुछ चीजें जैसे मैंने बोला कि कुछ होती हैं अनरियली फियरफुल, उसमें आती है बायोप्सीज। ओके, भाई बायोप्सी से आज की तारीख में डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ पहले भी डरने की जरूरत नहीं थी, बट उस टाइम पर फोबिया क्या होता था कि जी सपोज करो किसी की लंग में गांठ है, तो लोग क्या समझते थे कि जी नीडल जाएगी है, वो जिस रास्ते से जाएगी वो सारे रास्ते में कैंसर फैलाती हुई जाएगी और उसके चक्कर में वो कैंसर सब जगह फैल जाएगा। दिस वाज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से लोग बायोप्सी के नाम से डरते थे। उसके साथ एसोसिएट पेन, एनेस्थीसिया, ये वो सब जो चीजें थी वो दैट वाज सेपरेट, बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई लोग बायोप्सी के नाम से डरते थे, उसका रीजन ये होता था कि जिस रास्ते से वो नीडल जाएगी उस रास्ते पर वो कैंसर फैलाती हुई जाएगी और उसकी वजह से कैंसर हमारा फैल जाएगा। बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ फेक इंफॉर्मेशन, दिस इज अ मिथ, दिस इज अ मिसनोमर, दिस इज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। नीडल बायोप्सी से किसी भी व्यक्ति का कैंसर नहीं फैल सकता, नहीं फैल सकता। लेट इट बी वेरी क्लियर। ये एक भ्रमांक है, मैं बोलता हूँ, जो लोगों को डराने के लिए, मेरे ख्याल से जो हुक्का पीने के लिए लोग देसी लोग बैठते होंगे, वो भाई कैंसर के नाम से उनको भी डर क्रिएट करना होता है, उनकी मार्केट चलती होगी इस तरह से जी बायोप्सी मत करा लेना, तेरा कुछ नहीं होगा। सो आई स्ट्रांगली डिसएग्री कि बायोप्सी कराने से किसी का तो कैंसर फैल जाता है या साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ डायग्नोस्टिक टूल, और उस डायग्नोस्टिक टूल को जितना जल्दी अगर जरूरत है तो, बट ऑब्वियसली इफ इट इज रिक्वायर्ड, मेडिकली रिक्वायर्ड, वो जितना जल्दी आप कराएंगे उतना जल्दी डायग्नोसिस बना पाएंगे और उतना जल्दी इलाज ठीक करा करके ठीक हो पाएंगे। बेसिकली सर हम बायोप्सी में करते क्या है? सो बायोप्सी का मतलब होता है कि जी बॉडी में जहां पर भी ट्यूमर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, बस इतनी बायोप्सी है। वो चाहे बोन से लिया जाए या शरीर में किसी और जहां पे भी होगा, जहां पर हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस जगह से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, दैट इज बायोप्सी। अंडरस्टूड। सो आजकल आई वाज जस्ट डूइंग माय रिसर्च, तो उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है गूगल से रादर देन द डॉक्टर्स कि ब्लड कैंसर इज क्यूरेबल और नॉट। तो इसका फ्रॉम द हेमेटोलॉजिस्ट जो इन सब चीज़ों को देखते हैं, वो क्या ये हमारा जो ब्लड कैंसर है क्यूरेबल है या नहीं है? मतलब इसका जवाब ना, मैं सच में अगर आप मेरे से पूछोगे, इफ यू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ आस्क माय हार्ट आउट, तो मैं ये बोलूंगा कि जी इसका जवाब मैं बोलने से ज्यादा हमारे कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखा करके देना चाहूंगा। कई सालों पहले हमने इलाज किए ब्लड कैंसर के, लोग ठीक होके घूम रहे हैं, कोई बच्चे थे बड़े हो गए हैं, बड़े थे बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े थे और जवान हो गए हैं। सो व्हाट आई मीन टू से कि ब्लड कैंसर का इलाज डेफिनेटली आज की तारीख में संभव है, ना सिर्फ संभव है, इफेक्टिवली एंड इम्पैक्टफुली संभव है। हम लोग जो कुछ प्रकार के कैंसर्स को 15 साल पहले हम ही लोग, जब हम लोग शायद पढ़ाई भी कर रहे थे या पढ़ाई के इमीडिएटली बाद वाला फेज होगा, उस समय पर हम ही लोग जब बोलते थे कि जी ये कैंसर है, सेवा करिए और कुछ मत करिए, उन प्रकार के कैंसर के मरीजों को हम लोग ना सिर्फ आश्वासन दे पाते बल्कि उनको ठीक कर पा रहे हैं। आप मानेंगे 75 साल के ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को आज हम लोग ठीक कर पा रहे हैं, उनको गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। मतलब एल्डरली के अंदर हमारी ऑल द कोशिश ये रहती है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करें, ना कि डिजीज को क्योर करें। बट डिस्पाइट दैट हमारे पास कई इस प्रकार के बुजुर्ग जो कि कैंसर, ब्लड कैंसर से लेकर के आते हैं, उनको साधारण दवाइयाँ दी जाती हैं, चाहे कुछ टैबलेट के फॉर्म में हो, चाहे कुछ मतलब हल्के फुल्के इंजेक्शंस के फॉर्मेट में हो, वो करवाते हैं, कई साल निकाल लेते हैं। So basically what is the success rate of this blood cancer, sir? मैडम एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि जी ब्लड कैंसर एक्चुअली इट्स अ बिग अम्ब्रेला, तो मतलब उसमें 50 से अधिक टाइप के कैंसर शामिल हैं। मैं अगर कुछ जनरलाइज करके बोलूँ तो दैट विल बी एक्चुअली अनफेयर कि भाई हर एक कैंसर का अपना अपना सक्सेस रेट है। बिल्कुल बिल्कुल। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 100 में से 70 लोग, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस चीज को लेकर के, 100 में से 60 से 70 लोगों को आज की तारीख में ब्लड कैंसर से हम लोग जड़ से ठीक कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज दैट इज इन 2025, 2026, 2030 आज के दशक में हम लोग ये कर सकते हैं। 60 से 70 लोगों को ब्लड कैंसर से जो पीड़ित होंगे जड़ से उनकी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट अतिशयोक्ति। अच्छा ओके, अगर हम अब इससे थोड़ा आगे बढ़े तो जो दूसरा मेन चीज ब्लड कैंसर के साथ आता है दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बेसिकली सर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है? इज इट अ टाइप ऑफ सर्जरी? और अगर सर्जरी होता है तो कैसे होता है? और इफ इट इज नॉट अ सर्जरी तो ये है क्या? क्योंकि एज ऑफ सो मेनी पीपल इन इंडिया और आई थिंक वर्ल्ड वाइड भी यही जानते कि बोन मैरो तो एक सर्जरी है।
मैडम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि चलो कुछ चीजें हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन इज कि जैसे आपने एक तो लीडिंग क्वेश्चन पूछ लिया कि इट्स अ सर्जरी, इट्स नॉट अ सर्जरी। ओके। लेट इट बी वेरी क्लियर अपफ्रंट, इट्स नॉट अ सर्जरी, इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट जिसके अंदर दवाइयों के माध्यम से, है ना, पेशेंट के ब्लड कैंसर को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है। दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। क्या होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट? क्या इसमें किसी का बोन मैरो लेकर के उसको चढ़ाया जाता है? क्या होता है, क्या है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर, सपोज इफ यू आर माई सिस्टर एंड आई हैव अ पेशेंट, आई एम अ पेशेंट, आपके शरीर में से 150-200 ml मैं ब्लड लूंगा और मैं अपने ब्लड के अंदर उसको चढ़ाऊंगा। ओके। कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हेल्दी है, नॉर्मल है, एंड योर हेल्दी इम्यून सेल्स विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई कैंसर। दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज, जो हम लोग कुछ देर पहले सेलुलर थेरेपी की बात करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज आल्सो टाइप ऑफ सेलुलर थेरेपी, जिसके अंदर हम लोग डोनर किए हेल्दी इम्यून सिस्टम को यूज करके पेशेंट के कैंसर को ठीक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा। ऑल्दो चलो इस दो तरीके का होता है, ये जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसमें डोनर की रिक्वायरमेंट होती है वो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इट्स अ मोर टेक्निकल टर्म, इट्स एन एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। पर कुछ प्रकार के कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर डोनर के स्टेम सेल्स की जरूरत नहीं होती, पेशेंट के खुद के हेल्दी स्टेम सेल्स को लेकर के भी उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अच्छा। बट अगेन दैट इज कॉल्ड एज ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट, बट अगेन इट इज नॉट अ सर्जरी, इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट जिसमें दवाइयों के माध्यम से और हेल्दी इम्यून सिस्टम को यूज करके पेशेंट के कैंसर को खत्म किया जाता है। अभी आपने डोनर की बात करी, तो सर इंडिया में कितना चैलेंजिंग है एक मैचफुल डोनर पाना? मतलब योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। मतलब जो लोग इस सॉर्ट ऑफ, मैं समझता हूँ कि जर्नी से गुजरते हैं, दे फील द ब्रंट ऑफ इट। एंड व्हाट आई मीन बाय सेइंग इट इज कि हम लोग ऐसे भी लोग देखते हैं कि जी परिवार है, परिवार में भाई को कैंसर है या बहन को कैंसर है, उसका भाई उसको स्टेम सेल देना नहीं चाहता, उसको 150 ml 200 ml ब्लड देना है, वो देना नहीं चाहता। क्यों? उसकी बुआ ने ये बोल दिया उसे कि जी भाई ब्लड, आप स्टेम सेल डोनेशन मत करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। So there is a phobia that is associated with stem cell donation. There is a phobia that is associated with this type of blood donation. 150 ml 200 ml जो ब्लड देना है उसको लेकर के lot of phobia has been there and circulating कि जी भाई उसमें जो दवाइयाँ लगती हैं उससे 1000 तरह के साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उससे मतलब जो डोनर है वो बीमार पड़ जाता है। Please understand this as one thing. We as healthcare professionals have got a responsibility. एंड व्हाट इट मींस इज कि पेशेंट को ठीक करने के लिए हम लोग किसी भी अगर डोनर को बीमार कर दें, बिल्कुल, सो दैट इज एथिकली, मेडिको-लीगली, लीगली, एवरी वे इट इज नॉट इनएक्सेप्टेबल। यस, वो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। सो डोनर को इस दुनिया के अंदर अगर कोई अच्छा डॉक्टर ट्रीट ले रहा है उससे स्टेम सेल, उससे डोनर को कभी दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की टेम्पररी बॉडी पेन वगैरह ये सब कुछ हो सकता है, दैट इज सेपरेट थिंग, बट अदर देन दैट कोई मेजर इशू डोनर को होना इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो कभी नहीं हो सकता। मतलब कोई, इट इज नॉट डेंजरस, इट इज नॉट एट ऑल रिस्केबल। More importantly, you are saving a life. Yes, exactly. That is the feeling that should be imbibed and sinking in कि 150 ml 200 ml ब्लड देकर के आप किसी की जान बचा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। So that is the most important message I think जो आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं। And as you are saying कि जी डोनर को आइडेंटिफाई ना कर पाने का रीजन, one of the most important reason is this phobia. But other than that, I must say कि कुछ organizations आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर, इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर कुछ organizations ऐसी काम कर रही हैं जो कि स्टेम सेल डोनर्स का पूल बना करके, मतलब सपोज करिए मुझे किसी के स्टेम सेल्स की जरूरत है तो मेरा एक टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाएगा जिसे हम लोग HLA टेस्ट कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन टाइपिंग टेस्ट। उस रिपोर्ट को मैं उस रजिस्ट्री को भेज दूंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को भेज दूंगा और उनके पास करीबन 20-25 लाख डोनर्स का एक पूल होगा। एंड उस रिपोर्ट को देख करके दे कैन स्क्रीन दोज 25-30 लाख डोनर पूल की भी मेरा वाला HLA के साथ मैच होने वाला कोई डोनर पूल उनके पास है कि नहीं है। एंड इफ देयर इज वन, दे कैन टेक द थिंग्स फॉरवर्ड, दे कैन स्टार्ट टॉकिंग टू दोज डोनर्स कि आप इस तरह का अच्छा काम करिए, एंड बिलीव मी दे आर डूइंग गुड वर्क। यस, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी परसेंटेज वाइज में सर, कि मैच जो हम डोनर मैचिंग ढूंढते हैं तो सिबलिंग मैच में कितना परसेंटेज होता है? सो अगेन हमारा इन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जी किसी फैमिली के अंदर यदि 2 या उससे ज्यादा भाई बहन हैं, ऑन एन एवरेज पेशेंट को 30% चांसेस रहते हैं कि उसको फैमिली के अंदर सिबलिंग मैच मिल जाएगा। बट सिंस यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चन कि जी भैया हम लोग सिबलिंग के अंदर किस तरह से मैच ढूंढ सकते हैं और कितने पॉसिबिलिटी रहती हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वन मोर पॉजिटिव मैसेज हेयर, एंड दैट इज कि आज की तारीख में अगर किसी को फैमिली के अंदर 30% चांसेस में हम लोग नहीं आ रहे, हम लोग बाकी के 70% के अंदर है जिसको हम लोग फुल मैच डोनर सिबलिंग का नहीं मिल रहा, और हमें रजिस्ट्री के अंदर भी कोई डोनर नहीं मिल रहा, प्लीज 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 एक्सेप्ट दिस फैक्ट।
वी हैव इवॉल्व टू दिस एक्सटेंट कि हम लोग अगर फुल मैच नहीं है तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट करके भी उस पेशेंट की जान तो बचा ही सकते हैं, उसकी बीमारी को भी परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, एंड द आउटकम्स आर रियली, बिलीव मी, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ फुल मैचिंग डोनर ट्रांसप्लांट. तो ये That is what is haploidentical. haploidentical bone Okay, marrow my transplant. next question was on hypoidentical treatment only. You have just answered कि वो क्या होता है. So that is half match transplant और haploidentical transplant, Understood. जिसके outcomes आज की तारीख में they are just reaching at par with a full matching donor transplant. आंसर ये जैसे सेलुलर थेरेपी तो हमारा फ्यूचर है ही, तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट क्या हैं और ये क्या एज जो मतलब अगर किसी डोनर का कुछ एज है तो क्या उससे वैरी करता है? Success rate. जी. So मैडम हम लोग again मतलब I think it is difficult to put everything under one umbrella because as I told कि ट्रांसप्लांट्स भी काफी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं. सो अलग अलग ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट अलग है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्फ वाले की बात करता हूँ तो उसमें 95% चांसेस होते हैं कि जी पेशेंट ठीक होकर घर चला जाएगा. दैट इज नॉट एन इशू. एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के अंदर डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ मैचिंग हम लोग ऑन एन एवरेज मानते हैं 60 to 80% द चांस ऑफ सक्सेस रेट. कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट के अंदर हम लोग 60 to 70% मानते हैं सक्सेस रेट, लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स, और फुल मैचिंग के अंदर 70 to 80% मानते हैं. सो देयर इज 10% डिफरेंस आज की तारीख में बिटवीन अ फुल मैच एंड अ हाफ मैच डोनर ट्रांसप्लांट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. और सर पेशेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी पीरियड कैसा होता है उनका, एंड कैन दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली जस्ट लाइक द वे दे वर लिविंग? मैडम हम लोग इसमें बोलते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने स्टेम सेल डोनेट करे मेरे लिए, तो आपकी स्टेम सेल्स जब मेरी बॉडी में जाकर के इट्स अ न्यू होम फॉर देम. बिल्कुल अडेप्ट करने में, उसको अडेप्ट करना, मेरी बॉडी को फॉरेन स्टेम सेल्स को अडेप्ट करना है और फॉरेन स्टेम सेल्स को मेरी बॉडी को अडेप्ट करना है. सो वो एडजस्टमेंट के अंदर इट टेक्स 3 to 6 months. अच्छा, ओके. वो 3 से 6 महीने के अंदर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि उस टाइम पर जो भी झगड़ा होगा नए घर के अंदर नए लोगों के आने से, वो पहले 3 से 6 महीने के लिए होता है. एक बार वो 3 से 6 महीने का दौर पूरा हो गया, जब दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट हो गए दोनों एक दूसरे के साथ, उसके बाद दिक्कतें आने की पॉसिबिलिटी इज गोइंग डाउन ड्रास्टिकली टू वेरी लो. ओके. एक क्वेश्चन, क्या ब्लड कैंसर वापस आ सकता है? क्योंकि बहुत सारे सर्च इंजिन्स में ये जो लाइन था सेकंड नंबर पे था. एवरीवन इज जस्ट सर्चिंग कि ब्लड कैंसर हो गया, ठीक हो गया, क्या वो अब वापस भी आ सकता है? मैडम बिल्कुल आ सकता है, बट जैसे मैंने आपको बोला ना, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि वापस आता है कि नहीं. उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज डायग्नोस्टिकली द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लड कैंसर. किस वजह से वो कैंसर किस जड़ से वो शुरू हुआ है, एक तो वो डिसाइड करता है, और दूसरा हम लोगों ने उसका क्या ट्रीटमेंट किया. अच्छा. इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड कैंसर आएगा कि नहीं आएगा. देयर आर सुपर अग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर्स, इसके लोग बेस्ट ट्रीटमेंट्स करके, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसको एक अग्रेसिव टाइप का ब्लड कैंसर है, इसको जेनेटिकली इट्स अ स्ट्रांग टाइप ऑफ ब्लड कैंसर जिसका वापस आने की संभावना ज्यादा हो, तो उस प्रकार के कैंसर को यदि हम लोगों ने आप ये मान के चलिए कि भाई जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट या सेलुलर थेरेपी जिसको इलाज होना चाहिए उसको सेलुलर थेरेपी ना करके सिर्फ कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी किया, उसके अंदर उस बीमारी की, उस कैंसर की वापस आने की संभावना ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर उसको ऑप्टिमल ट्रीटमेंट करके हमने सेलुलर थेरेपी किया जिसके अंदर उसकी वापस आने की संभावना काफी कम होगी. सो दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मेक ऑफ द कैंसर एंड व्हाट ट्रीटमेंट इज डन फॉर दैट पर्टिकुलर कैंसर, whether the best treatment possible on this earth is being done or not. That will decide whether that cancer will come back. And monitoring बहुत जरूरी है. Absolutely. So हम लोगों ने ये बोलना मैडम सोचना बंद कर दिया है कि जी as doctors we repeatedly tell our people, patients, friends कि जी कैंसर के लिए हमारी सोच ये होती है कि जी अगर अग्रेसिव कैंसर है तो हमारी सोच अलग होती है, और अगर नॉट सो अग्रेसिव कैंसर है तो अलग होती है. अग्रेसिव कैंसर के अंदर भाई अगर मेरे पास अग्रेसिव कैंसर का पेशेंट है तो मेरे दिमाग में पहले ये चलता रहता है कि इसके लिए मैं और क्या बेटर कर सकता हूं, और क्या बेटर कर सकता हूं. भाई मैंने एक्स ट्रीटमेंट कर दिया, पर मैं ये सोचता हूं कि एक्स ट्रीटमेंट तो मैंने कर दिया, पर इसकी बेटर और मैं क्या कर सकता हूं कि इसका वापस ना आ जाए कैंसर. सो द ट्रीटमेंट डज नॉट एंड विद वन ट्रीटमेंट. इट समटाइम्स योर डॉक्टर और हेमेटोलॉजिस्ट में टेल यू चलो इसके बाद भी इसका ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ आपको चला के रखना है, एंड द थॉट दैट माइट बी गोइंग इन दैट हेमेटोलॉजिस्ट माइंड इज कि भाई इसका कैंसर वापस आ. अंडरस्टूड. सर एक टर्म है रिलैप्स, ये क्या होता है? बोला जाता है कि एक होपलेस सिचुएशन है. मैडम रिलैप्स इज द सेम थिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर वापस आने को ही रिलैप्स कहते हैं. अच्छा. तो नॉट ओनली ब्लड कैंसर, किसी भी प्रकार का कैंसर यदि वापस आता है उसको रिलैप्स कहते हैं. एंड होपलेस सिचुएशन तो मैं ऐसा मतलब मेरे ख्याल से बोलना सही नहीं होगा कि हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इनिशियली ट्रांसफर ना करा करके बीमारी वापस आने पर या रिलैप्स होने पर ही ट्रांसफर करते हैं, दे गेट क्योर्ड फॉर दैट लाइफ. अंडरस्टूड. अभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे जिसमें आपने दो चीज बोला था, सेलुलर थेरेपीज एंड अनदर वन वाज दी CAR T
Yeah, cellular therapy का part is cardiac cell therapy, and the other impactful message that I was giving is artificial intelligence incorporation Yes. into diagnostics and treatment. तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप अगर थोड़ा सा इसको और डिकोड करें और इसको एक्सप्लेन करें तो ये इवोल्यूशन कैसे होगा और हाउ इट विल बी अडेप्टेबल टू द मेडिकल फर्टिलिटी ऑफ हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट. So if we try to visualize the future में जाकर के हर एक मतलब I think all of us know कि artificial intelligence अब हमें पता चल चुका है कि वो क्या है. It is just a lot of experience. हाँ. That is what is artificial intelligence. भाई अगर मेरा एक्सपीरियंस आज की तारीख में 15-17 साल का है, कुछ जो मेरे से जूनियर कलीग्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस 2 साल का होगा, कुछ मेरे से सीनियर कलीग्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस हो सकता है 30 साल का होगा. एक व्यक्ति जिसका एक्सपीरियंस इन सबसे क्यूमुलेटिवली भी से ज्यादा होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ. कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो हर एक पूरे वर्ल्ड ओवर का डेटा कंपाइल करके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है, एंड उस डेटा के बेसिस पर हम लोग जो है उसके एक्सपीरियंस से गेन करते हैं. भाई अगर इंडिया के अंदर 100 हेमेटोलॉजिस्ट हैं तो 100 हेमेटोलॉजिस्ट का तो है ही, पर वर्ल्ड में अगर 1000 है वो 1000 का डेटा एआई के पास है कि भाई किसने क्या ट्रीटमेंट कर रही है और क्या ट्रीटमेंट पेपर पब्लिकेशन के हिसाब से किस तरह का क्या आउटकम्स रहे हैं. सो दैट डॉक्टर विल बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ सीकिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट डिसीजन फॉर अ पेशेंट. यस. सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता है कि भाई एक फलाना पेशेंट का एक्स पेशेंट का मैं ये ट्रीटमेंट करता हूँ. मेरे कम एक्सपीरियंस वाला बोलता है कि मैं बोलता हूँ एक्स करता हूँ, वो बोलता है वाई करता हूँ, और जेड बोलता है, तीसरा बंदा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है बोलता है मैं जेड ट्रीटमेंट करता हूँ. लेकिन सबसे ज्यादा हो सकता है कि जी एआई हमको ये गाइड कर पाएगा कि जी इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्योंकि आपने एक्स वाई जेड तीनों ही गलत हो, इसका तो ए ट्रीटमेंट होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन. And maybe that AI is right. It depends on the experience that the AI is gaining over the years. तो इसलिए भाई that's a futuristic thing कि भाई 20 साल के बाद जब उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा that will supersede the experience of every even the most experienced doctors. So that time they will be able to guide, the AI will be able to guide us कि हाँ भाई ये treatment इस particular patient के लिए better रहेगा, and that may be less sort of side effects or toxic and more beneficial because of these reasons. So ultimately it has to be chosen by a doctor. बिल्कुल. So it means the future of hematology is very vibrant, very optimistic, and very, very curable for the patient. मतलब मैं इसको पेशेंट पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, very vibrant for the patients. The times to come are very positive, very hopeful, and any person with a sort of मतलब so-called social stigma, आज तारीख में कैंसर को social stigma मानते हैं. Social stigma of cancer should not get disappointed. The chances of your cure are in the future going to be better than a diabetes cure. Understood. कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ which are very much like a fact or truth or myth or false. So अगर मैं बोलूँ कि blood cancer always presents with a lump, is it true or false? False. Blood cancer is hereditary, like the thing which we talked. False. Blood cancer is contagious. Wrong. False. अगर मैं लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि जैसा आपने बोला कि खून दे दिया तो वो फैल जाएगा या उसने टच कर दिया पानी पी लिया तो वो फैल जाएगा. हमारे बोर्ड में 25 से 30 कैंसर के मरीज हैं तो डेली वहाँ पे जाते हैं. हम लोग उनके साथ बैठ के भाई उसमें कई मित्र हमारे बन जाते हैं, उनके खाना भी खाते हैं. सो अगर ऐसे होने लग गया तो भाई सारे डॉक्टरों को तो कैंसर पहले हुए. अंडरस्टूड. नॉट पॉसिबल. एब्सोल्युटली रॉन्ग. यस. मिथ और फैक्ट, बोन मैरो डोनेशन इज पेनफुल. जैसे हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, बोन मैरो डोनेशन भी आज के दिन में मिसनोमर. रीजन बीइंग कि पहले मतलब आज से आप ये मान के चलिए 25-30 साल पहले जो हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे उस टाइम पर जो ब्लड किया कलेक्ट किया जाता था वो बोन मैरो से किया जाता था. उस टाइम पर जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके और फिर डोनर के बोन मैरो की या बोन से वो सैंपल लिया जाता था. बट टुडे द टाइम्स हैव चेंज्ड. वो वाला आज की तारीख में मोर और लेस इट्स ऑब्सोल्यूट. आज की तारीख में ब्लड ही लिया जाता है. 150-200 ml जैसे मैंने बताया कि ब्लड लेना है. इट्स जस्ट जैसे ब्लड डोनेशन में आप 250-300 ml ब्लड डोनेट करते हो, इस वाली कंडीशन के अंदर स्टेम सेल डोनेशन में इट्स ओनली 150 to 200 ml ऑफ ब्लड दैट इज रिक्वायर्ड. तो डोनेशन की एवरी ब्लड कैंसर पेशेंट नीड्स कीमोथेरेपी. रॉन्ग. आज की तारीख में एब्सोल्युटली रॉन्ग. एवरी ब्लड कैंसर पेशेंट नीड्स अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट. रॉन्ग. 100 में से मैं समझता हूँ 40 लोगों को या 45 लोगों को बोन मैरो या बल्कि 30 लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है. बाकी 60 से 70 लोगों को जरूरत नहीं. One thing Google gets wrong about blood cancer. मतलब मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करने की परमिशन चाहूंगा कि हमारे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जी भाई हमने तो डाला था बुखार एंड वेट लॉस, गूगल ने बता दिया कैंसर. दैट्स अ फैक्ट. Understood.
One myth you would like to ban forever. Blood cancer is not curable. One question patients are afraid to ask. How long will I live? Understood. And in one sentence, what gives hope to blood cancer patients today? Time. Time. So thank you so much, sir, for telling us all the things about the blood cancer thing. आज हमने ऐसी चीजें जानी है कि क्या पास्ट में होता था, क्या प्रेजेंट कर रहा है, और आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है फॉर द हेमेटोलॉजी हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट फील्ड लाइक द ब्लड कैंसर. और ब्लड कैंसर से हमें डरना नहीं है बिकॉज इट इज कंप्लीटली क्यूरेबल. हमें बस टाइम के साथ चलना है, अपना ट्रीटमेंट कराना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज always be vigilant, always be very first to monitor yourself and go to and consult with a doctor, and be very 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 cheerful because the future of hematology is very vibrant and cheerful. Thank you so much, sir, for Thank telling you. us all the things about the blood cancer, and we are also very optimistic to learn more about what are the new innovations are. Thank you so much.